अध्याय 12 यूरोप की संयुक्त व्यवस्था। यूरोप में संयुक्त व्यवस्था की स्थापना वियना कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। दीर्घकालीन युद्धों के बाद लोगों के हृदय में शांति की भावना का बलवती होना पूर्णतः स्वाभाविक था। फ्रांस की राजक्रांति एवं नेपोलियन के युद्धों ने 25 वर्ष तक निरंतर यूरोप की शांति व्यवस्था को भंग रखा था। प्रत्येक देश और व्यक्ति युद्ध से ऊब चुका था। नेपोलियन द्वारा लड़े गए युद्ध वास्तव में अत्यंत भयंकर थे। उनमें धन व जन की अपार हानि हुई थी। चारों ओर बेकारी और भुखमरी का साम्राज्य छाया हुआ था। व्यापार, उद्योग धंधे व कृषि नष्ट हो गई थी। अतः जनसाधारण स्थायी शांति की कामना करने लगा था। 1815 ईस्वी में नेपोलियन को पराजित करके मित्र राष्ट्रों ने सेंट हेलेना के द्वीप में भेज दिया था और यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए उन्होंने वियना कांग्रेस का आयोजन किया था। इस सम्मेलन ने यूरोप में स्थायी शांति की स्थापना के लिए जो व्यवस्था की, उसे सफल बनाने का दायित्व संयुक्त रूप से मित्र राष्ट्रों पर था। यूरोप की संयुक्त व्यवस्था की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों को दृष्टि में रखते हुए की गई थी। 1. यूरोप में स्थायी शांति बनाए रखना। 2. राष्ट्रीय एवं तंत्रवादी विचारधारा पर अंकुश लगाना। 3. शांति काल में भी मित्र राष्ट्र एक दूसरे के संपर्क में बने रहें और सहयोग करते रहें। अतः यूरोप की संयुक्त व्यवस्था के अंतर्गत उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु 2 व्यवस्थाएं की गयीं। 1. पवित्र संघ एवं 2. चतुर्मुख मित्र मंडल। पवित्र संघ के विचार का जनक रूस का शासक और अलेक्जेंडर प्रथम था, जो अत्यंत रहस्यवादी और भावना प्रधान था। पवित्र संघ की पृष्ठभूमि 1689 से 1789 ईस्वी का काल यूरोप के इतिहास में बौद्धिक जागृति का काल के नाम से जाना जाता था। यूरोप के राष्ट्र जनसाधारण के धार्मिक एवं नैतिक उत्थान के इच्छुक थे, परंतु बौद्धिक जागृति ने तर्कवाद और संदेहवाद को जन्म दिया था, जिसके कारण वोल्टेयर जैसे दार्शनिकों ने चर्च को एक कुविख्यात वस्तु कहकर उसकी आलोचना करनी प्रारंभ कर दी थी। परंतु 1789 से 1815 ईस्वी तक धार्मिक क्षेत्र में अराजकता की प्रधानता रही। तदनंतर 1815 ईस्वी में तर्कवाद और संदेहवाद का विरोध होना प्रारंभ हुआ। इसी आधार पर रूस के जार अलेक्जेंडर प्रथम ने पवित्र संघ की योजना प्रस्तुत की। पृष्ठ 117। जार अलेक्जेंडर द्वारा प्रस्तुत की गई ये योजना कोई नवीन योजना नहीं थी। सन 1600 में इससे पूर्व फ्रांस के शासक हेनरी चतुर्थ और उसके मंत्री सली ने इसी प्रकार की एक योजना फ्रांस में प्रस्तुत की थी, जिसे हेनरी चतुर्थ की महान योजना कहा जाता था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भाईचारे के सिद्धांत के आधार पर यूरोप में शांति व सौहार्द बनाए रखना था, किंतु 1610 ईस्वी में हेनरी चतुर्थ की मृत्यु हो जाने के कारण इस योजना को उस समय कार्यान्वित नहीं किया जा सका। 1613 ईस्वी में इसी प्रकार की एक योजना को सेंट पियरे नामक एक पादरी ने प्रतिपादित किया था। उसने इसे शांति की स्थायी योजना की संज्ञा दी थी और इसका उद्देश्य वार्तालाप के माध्यम से आपसी मतांतरों को सुलझाना घोषित किया था, परंतु दुर्भाग्यवश यह आदर्श योजना भी कार्य रूप में परिणित नहीं हो सकी। इसी आधार पर जार अलेक्जेंडर प्रथम ने पवित्र संघ की योजना को जन्म दिया था। 26 सितंबर 1815 ईस्वी को अपनी घोषणा में उसने राजाओं से आग्रह किया कि वे ईसाई धर्म के पवित्र सिद्धांतों के आधार पर जनता पर शासन करें। राजा और जनता के संबंध आपस में पिता और पुत्र के समान होने चाहिए। वस्तुतः पवित्र संघ पारस्परिक मतभेदों को दूर करने की एक धार्मिक योजना थी, किंतु यूरोप के विभिन्न राजनीतिज्ञों और कूटनीतिज्ञों को ये रुचिकर प्रतीत नहीं हुई, क्योंकि वे अलेक्जेंडर प्रथम को शांतचित्त राजनीतिज्ञ स्वीकार नहीं करते थे। योजना के विरुद्ध प्रतिक्रिया। इस आदर्श धार्मिक योजना की प्रस्तुति के बाद यूरोप के राजनीतिज्ञों एवं कूटनीतिज्ञों में अलग अलग प्रतिक्रिया हुई। इंग्लैंड के विदेश मंत्री लॉर्ड कैस्लरले ने अपनी प्रधानमंत्री लिवरपूल को इस योजना के संदर्भ में लिखा, सम्राट यानी जार अलेक्जेंडर का मस्तिष्क पूरी तरह से ठीक नहीं है, इसलिए उसने इस योजना को व्यर्थ की बकवास और उदात्त रहस्यवाद कहकर उसकी आलोचना की। मेटरनिक ने इस योजना को केवल शब्दों का आडंबर कहकर इसका उपहास किया और फ्रांस के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ तेलरा ने इसे हास्यास्पद समझौता कहकर इसकी आलोचना की। वास्तव में पवित्र संघ कोई संधि या समझौता नहीं थी। संधि की धाराएं किसी भी देश के लिए मान्य होती हैं, परंतु धार्मिक भावनाओं और भाईचारे के आधार पर प्रतिपादित इस अस्पष्ट योजना को स्वीकार करने में सर्वप्रथम इंग्लैंड ने विरोध किया और तदनंतर अन्य देशों ने भी उसका अनुकरण किया। पोप ने इसलिए इस योजना को स्वीकार नहीं किया क्योंकि ये एक धार्मिक योजना थी और इसके नियम एक राजा ने बनाए थे, जबकि धार्मिक मामलों में पोप सर्वोपरि था।
टर्की एक मुस्लिम राज्य था, अतः ईसाई धर्म के सिद्धांत उस पर लागू नहीं होते थे, इसलिए उसने भी पवित्र संघ को स्वीकार नहीं किया था। अधिकांश राज्यों ने केवल जार अलेक्जेंडर को प्रसन्न करने के लिए इस योजना पर हस्ताक्षर कर दिए थे। वे मन से इस अस्पष्ट योजना को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं थे। पृष्ठ 118। जब तक जार अलेक्जेंडर जीवित रहा ये योजना चलती रही, किंतु 1825 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद इसका अस्तित्व पूरी तरह से नष्ट हो गया। यूरोप के विभिन्न राजनीतिज्ञों और कूटनीतिज्ञों ने इसकी अत्यंत कटु आलोचना की है, किंतु गीटे जैसे दार्शनिकों ने इसकी प्रशंसा करते हुए कहा है, इससे अच्छी और उपयोगी योजना मानव मात्र के लिए कभी नहीं बनी। विभिन्न विद्वानों के दृष्टिकोण की समीक्षा करते हुए हेज ने लिखा है, जहां तक विचारों का प्रश्न है, इस योजना में कोई दोष नहीं था। इसकी असफलता का संबंध जार से नहीं वरन उन लोगों से था जिन्होंने पवित्र संघ के तत्वों को समझने में भूल की अथवा उसका पालन नहीं किया। यद्यपि पवित्र संघ उस समय उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ, फिर भी भविष्य में उसकी विचारधाराओं ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को प्रेरणा दी। हेग सम्मेलनों के साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय शांति आंदोलन आरंभ हुआ, उसमें पवित्र संघ के अच्छे परिणाम दृष्टिगोचर हुए। पवित्र संघ न केवल भविष्य में होने वाली क्रांति को कुचलने का गुट था, अपितु भावी युद्ध पर अंकुश लगाने की एक व्यवस्था भी थी। चतुर्मुख मित्र मंडल। मेटरनिक द्वारा प्रतिपादित चतुर्मुख मित्र मंडल नामक योजना पर 20 नवंबर 1815 ईस्वी को इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया और प्रशा ने हस्ताक्षर करके इसे मूर्त रूप प्रदान किया। मित्र राष्ट्रों के सम्मुख इस समय दो मुख्य विचारणीय प्रश्न थे। 1. फ्रांस सैनिक दृष्टि से पुनः शक्तिशाली न हो जाए। 2. फ्रांस के क्रांतिकारी विचार यूरोप में न फैले। प्रथम समस्या को वियना सम्मेलन के अंतर्गत हल कर दिया गया। फ्रांस की शक्ति पर अंकुश रखने के लिए उसके आसपास स्थित हॉलैंड, पीडमोंट, प्रशा व ऑस्ट्रिया की शक्ति में वृद्धि कर दी गई थी, ताकि वे फ्रांस पर अपना नियंत्रण बनाए रहें। न्यायोचित राजसत्ता के सिद्धांत के आधार पर फ्रांस में बूर्बो वंश को फिर से प्रतिष्ठित कर दिया गया। साथ ही फ्रांस को बाध्य किया जा रहा था कि वो क्षतिपूर्ति के रूप में 7 करोड़ फ्रैंक अदा करे। ये भी निर्णय किया गया था कि फ्रांस में मित्र राष्ट्रों की एक सेना वेलिंगटन के ड्यूक की अध्यक्षता में बनी रहेगी, ताकि वो भविष्य में फिर से यूरोप की शांति को भंग न कर सके। द्वितीय समस्या के हल के लिए मुख्य रूप से चतुर्मुख संघ की योजना को निर्मित किया गया था। ये भी कोई नवीन विचार नहीं था। 1814 ईस्वी की शोमा की संधि भी परस्पर प्रेम और सौहार्द की भावना पर आधारित थी। इससे पूर्व 1791 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के चांसलर कानिज ने भी इस प्रकार का एक विचार प्रस्तुत करते हुए कहा था कि जनसाधारण की शांति और सुरक्षा तथा राज्यों में शांति और संधियों में विश्वास को बनाए रखना हमारा सबका उद्देश्य था। पृष्ठ 119। चतुर्मुख संघ के प्रमुख उद्देश्य। चतुर्मुख संघ के 4 बड़े राज्यों में अग्रलिखित उद्देश्यों को दृष्टिगत करते हुए इसका गठन किया गया था। नंबर 1, वे सामूहिक रूप से नेपोलियन अथवा उसके वंशजों का फ्रांस की गद्दी को पुनः प्राप्त करने का विरोध करते रहेंगे। नंबर 2, फ्रांस में क्रांतिकारी भावना के विस्तार को रोकने के लिए यदि आवश्यक हुआ वे सामूहिक रूप से कार्यवाही करेंगे। नंबर 3, वियना सम्मेलन के निर्णयों का सभी राष्ट्रों में कठोरता से पालन कराया जाएगा। नंबर 4, यूरोप में शांति व सुरक्षा को बनाए रखने के लिए मित्र राष्ट्र सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे। नंबर 5, वे पेरिस की द्वितीय संधि को मान्यता प्रदान करेंगे। नंबर 6, सम्मेलनों के माध्यम से वे यूरोप के देशों की समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे। चतुर्मुख मित्रमंडल और पवित्र संघ दोनों में अंतर ये था कि चतुर्मुख मित्रमंडल एक स्पष्ट संधि थी, जबकि पवित्र संघ एक अस्पष्ट विचार था। चतुर्मुख मित्रमंडल केवल फ्रांस के विरोध में था, किंतु पवित्र संघ सभी देशों से संबंधित था। इंग्लैंड ने चतुर्मुख मित्रमंडल को केवल इसलिए स्वीकार कर लिया था क्योंकि ये एक स्पष्ट संधि था और इंग्लैंड स्पष्ट संधियों में विश्वास करता था। चतुर्मुख मित्रमंडल की प्रमुख सभाएं। वियना कांग्रेस द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के आधार पर संयुक्त व्यवस्था का गठन किया गया था। मित्र राष्ट्र यूरोप के राजनीतिक रंगमंच पर लगभग 10 वर्ष तक छाए रहे और ये युग यूरोप के इतिहास में कांग्रेसेस के युग के नाम से प्रख्यात है। इस काल में मुख्य रूप से निम्नलिखित 5 कांग्रेस हुई। 1, एक्सला शॉपेल की कांग्रेस 1818 ईस्वी। 2, ट्रोपा कांग्रेस 1820 ईस्वी। 3, लेबाक 1821 ईस्वी। 4, वेरोना 1822 ईस्वी। 5, सेंट पीटर्सबर्ग 1825 ईस्वी।
एक एक्स ला शॉपेल की कांग्रेस। चतुर्मुख मित्रमंडल के हस्ताक्षरकर्ता देशों का प्रथम अधिवेशन 1818 ईस्वी को एक्स ला शॉपेल में हुआ। इसमें निम्नलिखित निर्णय लिए गए। 1. फ्रांस ने क्षतिपूर्ति की राशि अदा कर दी और वियना कांग्रेस के निर्णयों का अनुपालन किया। अतः ये निर्णय लिया गया कि फ्रांस में वेलिंगटन के ड्यूक की अध्यक्षता में ठहरी हुई सेना को वापस बुला लिया जाए। 2. फ्रांस चतुर्मुख मित्रमंडल में सम्मिलित कर लिया गया तथा इसका नाम बदलकर पंचमुख मित्रमंडल कर दिया गया। 3. यद्यपि इस सम्मेलन में भाग लेने यूरोप के कई देशों के प्रतिनिधि आए थे, किंतु मतदान का अधिकार केवल 4 बड़े राष्ट्रों को ही दिया गया। 4. मित्र राष्ट्रों के सौजन्य से एक बोर्ड गठित किया गया था और उसे यह अधिकार दिया गया था कि वो महत्वपूर्ण समस्याओं पर निर्णय करे। 5. नॉर्वे और डेनमार्क के संबंध में पारित निर्णयों को स्वीडन के राजा ने स्वीकार नहीं किया था। अतः बोर्ड ने स्वीडन के राजा से इस अवज्ञा का कारण जानना चाहा। पृष्ठ 120। 6. जर्मन संघ के एक राज्य हेस का राजा इलेक्टर की उपाधि से विभूषित था। उसने बोर्ड से आग्रह किया कि उसे राजा की उपाधि धारण करने का अधिकार दिया जाए, किंतु उसकी इस मांग को बोर्ड ने अस्वीकार कर दिया। 7. वार्डन के उत्तराधिकार के प्रश्न को सुलझाया गया और बवेरिया के शासक को सीमा विस्तार का अधिकार नहीं दिया गया। 8. मोनाको शासन को निर्देश दिया गया कि वो अपने देश में सुधार करे और अल्पसंख्यक जाति के हितों की रक्षा करे। ये समस्त निर्णय सर्वसम्मति से किए गए थे। यूरोप की राजनीति का केंद्रीय बिंदु मेटरनिख इससे अत्यधिक प्रसन्न था, क्योंकि एक्स ला शॉपेल की कांग्रेस अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूर्ण रूप से सफल रही थी। उसने कहा था, मैंने एक्स ला शॉपेल से अच्छी और सफल कांग्रेस अपने जीवन में और कोई नहीं देखी है। मित्र राष्ट्रों में मतभेद का सूत्रपात। यद्यपि प्रारंभ में एक्स ला शॉपेल की कांग्रेस अत्यंत सफल प्रतीत हुई, किंतु शीघ्र ही सदस्यों में विभिन्न विषयों पर मतांतर उठ खड़े हुए, जिसके कारण 1819 ईस्वी के बाद यूरोप की संयुक्त व्यवस्था भली प्रकार कार्य नहीं कर सकी। 1. ऑस्ट्रिया, प्रशा व रूस मित्र संघ को यूरोप के विभिन्न देशों के विरोध में प्रयोग करने के इच्छुक थे। सामान्य हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण करके वे यूरोप में पुलिस शासन की भांति कार्य करना चाहते थे, किंतु इंग्लैंड ने इसका विरोध किया। इंग्लैंड के विदेश मंत्री कैसरले ने घोषित किया, संघ का निर्माण विश्व की सरकारों के विरोध के लिए नहीं किया गया और न ही इसका उद्देश्य अन्य देशों के आंतरिक मामलों का निरीक्षण करना था। 2. दक्षिणी अमेरिका में स्पेन के कई उपनिवेश थे। उन्होंने स्पेन के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया। स्पेन का शासक फर्डिनेंड सप्तम इस विद्रोह का दमन करना चाहता था, इसलिए उसने मित्र राष्ट्रों से सैनिक सहायता की प्रार्थना की। फ्रांस और रूस स्पेन की सहायता करना चाहते थे, किंतु इंग्लैंड ने इसका विरोध किया। इंग्लैंड ने स्पष्ट रूप से घोषित किया कि स्पेन या किसी अन्य देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का उन्हें अधिकार नहीं है। वास्तव में इंग्लैंड के अमेरिका में स्थित इन स्पेनिश उपनिवेशों से व्यापारिक संबंध थे और उसे भय था कि यदि स्पेन का यहाँ पर पूर्ण प्रभुत्व स्थापित हो गया, तब इससे उसके व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। 3. वियना कांग्रेस में यह निश्चय किया गया था कि दास व्यापार अमानवीय और अशोभनीय है, अतः इसे तुरंत समाप्त किया जाना चाहिए। इंग्लैंड चाहता था कि इस संबंध में उसे समस्त देश के जहाजों की तलाशी लेने का अधिकार दिया जाए, किंतु ऑस्ट्रिया व रूस इसके लिए तैयार नहीं हुए। 4. अफ्रीका के समुद्री डाकू यूरोप के देशों के जहाजों को लूट लिया करते थे, अतः रूस ने ये प्रस्ताव पारित किया कि समुद्र की सुरक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बेड़ा तैयार किया जाए, किंतु इंग्लैंड ने इस प्रस्ताव का विरोध किया, क्योंकि समुद्री डाकू इंग्लैंड की जल शक्ति से अवगत थे और यूनियन जैक से युक्त जहाजों को कोई हानि नहीं पहुंचाते थे। पृष्ठ 121। इंग्लैंड के प्रबल विरोध के कारण समुद्री डाकुओं से संबंधित इस समस्या पर कोई निर्णय नहीं किया जा सका। उपर्युक्त सभी कारणों से मित्र राष्ट्रों के बीच मतभेद और अविश्वास की एक ऐसी दरार उत्पन्न हो गई जिसने भविष्य में यूरोप की संयुक्त व्यवस्था के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। 2. ट्रोपा कांग्रेस 1820। यूरोप की संयुक्त व्यवस्था का दूसरा अधिवेशन 1820 ईस्वी में ट्रोपा में हुआ। इस अधिवेशन को आहूत किए जाने का प्रमुख कारण स्पेन, पुर्तगाल और नेपल्स में होने वाले राजनीतिक परिवर्तनों पर विचार करना था।
इन देशों की जनता ने अपने राजाओं के विरुद्ध विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया था, जिन्हें न्यायोचित राजसत्ता के सिद्धांत के आधार पर गद्दी पर बैठाया गया था। इस सम्मेलन में स्पेन और पुर्तगाल की समस्या का हल नहीं लिया जा सकता था, किंतु नेपल्स, पीडमॉन्ट व इटली के अन्य राज्यों की समस्या को मेटरनिख ने स्थायी रूप से हल करने का प्रयास किया। इन देशों के राष्ट्रीय नेता निरंतर शासकों के विरुद्ध प्रचार कर रहे थे। मेटरनिख इन राष्ट्रीय और क्रांतिकारी आंदोलनों को दबाना चाहता था। ट्रोपा सम्मेलन में नेपल्स के विद्रोह को दबाने का अधिकार ऑस्ट्रिया को दिया गया था। वस्तुतः मेटरनिख तथा नेपल्स के शासक फर्डिनेंड प्रथम के मध्य पहले ही एक संधि हो चुकी थी, जिसके अनुसार मेटरनिख ने उसे ये वचन दे दिया था कि वो सैनिक शक्ति के माध्यम से नेपल्स में शांति व्यवस्था बनाए रखेगा। नेपल्स के शासक ने भी मेटरनिख को यह आश्वासन दिया था कि अपने देश में पुरातन व्यवस्था को बनाए रखेगा। अतः मेटरनिख नेपल्स के शासक की सहायता करने के लिए बाध्य था। मेटरनिख ने ट्रोपा सम्मेलन में अपने प्रभाव का प्रयोग करते हुए एक प्रस्ताव पारित करा लिया, जो इतिहास में ट्रोपा प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। इस प्रोटोकॉल में निहित सिद्धांतों को रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया ने तुरंत स्वीकार कर लिया, किंतु फ्रांस व ब्रिटेन ने इसका घोर विरोध किया। हस्तक्षेप के इस सिद्धांत को यद्यपि ट्रोपा कांग्रेस में मान्यता प्राप्त हो गई थी, किंतु इंग्लैंड के विदेश मंत्री कैसलरेक ने इसका विरोध करते हुए कहा था, किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। इस प्रोटोकॉल के अनुसार मेटरनिख को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वो सैनिक शक्ति का प्रयोग करके क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचल दे और प्राचीन संविधानों को फिर से स्थापित करे। इस हस्तक्षेप के सिद्धांत को पारित होने के कारण यूरोप की संयुक्त व्यवस्था में एक स्पष्ट विभाजन उत्पन्न हो गया था। एक दल का नेतृत्व ऑस्ट्रिया के हाथ में था, जिसे रूस व प्रशा का समर्थन प्राप्त था, जबकि दूसरे दल में इंग्लैंड और फ्रांस सम्मिलित थे। मित्र राष्ट्रों के बढ़ते हुए मतभेद को देखते हुए अंत में ट्रोपा कांग्रेस के अधिवेशन को स्थगित कर लिया गया। 3. लेबाक की कांग्रेस 1821। वर्तमान मतांतरों में परिपूर्ण वातावरण में 1821 ईस्वी में तीसरी कांग्रेस लेबाक में हुई। इस सम्मेलन में मेटरनिख को नेपल्स व पीडमॉन्ट के विद्रोह को दबाने का अधिकार प्रदान किया गया। यद्यपि इंग्लैंड ने इस प्रस्ताव का घोर विरोध किया, किंतु मेटरनिख के बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने के लिए वो कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठा सका। अंत में ऑस्ट्रिया ने अपनी सैनिक शक्ति के बल पर नेपल्स के क्रांतिकारी आंदोलन को पूरी तरह से कुचल दिया और वहां के राजा फर्डिनेंड को पुनः गद्दी पर बैठाने में सफल रहा। पीडमॉन्ट के विद्रोह को भी सफलतापूर्वक दबा दिया गया। इस प्रकार मेटरनिख की नीति पूरी तरह से सफल रही और संपूर्ण इटली पर उसका प्रभुत्व स्थापित हो गया। पृष्ठ 122। 4. वेरोना की कांग्रेस 1822। कांग्रेस का चौथा महत्वपूर्ण अधिवेशन कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय करने के लिए वेरोना में बुलाया गया, किंतु दुर्भाग्यवश मतांतर इतने अधिक हो गए थे कि इंग्लैंड ने भविष्य में संयुक्त व्यवस्था में कोई रुचि न लेने की घोषणा की। वेरोना कांग्रेस के अंतर्गत निम्नलिखित समस्याओं पर विचार किया गया। 1. यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। 1821 ईस्वी में यूनान के लोगों ने तुर्की के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। रूस यूनानियों की सहायता करना चाहता था। वस्तुतः रूस का उद्देश्य कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर पर प्रभुत्व स्थापित करना था। इसलिए रूस ने टर्की के विरुद्ध यूनान की सहायता करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, किंतु ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। मेटरनिख ये भली प्रकार जानता था कि यदि रूस यूनानियों की सहायता करेगा तब उसका प्रभाव बाल्कन राज्यों में बढ़ जाएगा और इससे ऑस्ट्रिया के साम्राज्य के सम्मुख एक बड़ा संकट उपस्थित हो जाएगा। इसी प्रकार से इंग्लैंड समुद्र पर रूस के प्रभाव को नहीं बढ़ने देना चाहता था, क्योंकि इससे इंग्लैंड के सामुद्रिक व्यापार को हानि हो सकती थी। इसलिए इंग्लैंड ने यह प्रस्ताव किया था कि रूस और तुर्की की समस्या का हल समस्त मित्र राष्ट्रों द्वारा सामूहिक प्रयास से किया जाना चाहिए। विरोधी वातावरण में इस प्रश्न पर कोई निर्णय लिया जा सका और यूनान की समस्या उलझी रही। 2. स्पेन की समस्या। दूसरी महत्वपूर्ण समस्या जिसके लिए वेरोना सम्मेलन का आयोजन किया गया था, स्पेन की थी। स्पेन के शासक फर्डिनेंड सप्तम ने 1820 की क्रांति के परिणाम स्वरूप जनता को नवीन संविधान प्रदान किया। दूसरी ओर उसने पूर्व वंशज फ्रांस से सहायता की मांग की ताकि वो क्रांतिकारियों को कुचल सके।
लोगों का अनुमान था कि फ्रांस स्पेन की सहायता अवश्य करेगा, परंतु वेरोना कांग्रेस के अंतर्गत इंग्लैंड ने इसका घोर विरोध किया। किंतु मित्र राष्ट्रों ने इंग्लैंड के विरोध का विचार किए बिना फ्रांस को स्पेन में हस्तक्षेप करने का अधिकार प्रदान कर दिया। फ्रांस की सेना ने अत्यंत सरलता से स्पेन के विद्रोह का दमन कर दिया। इस घटना से इंग्लैंड और भी अधिक नाराज हो गया। कैनिंग ने अपने देश को पंचमुख मित्र मंडल से अलग करते हुए कहा था, प्रत्येक राष्ट्र अपने लिए और भगवान सबके लिए है। स्पेन के अमेरिकी उपनिवेशों का विद्रोह। स्पेन के कुछ उपनिवेश दक्षिणी अमेरिका में थे। इन उपनिवेशों के इंग्लैंड के साथ व्यापारिक संबंध थे। यहाँ की जनता ने स्पेन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। 1822 ईस्वी में जब यहाँ फ्रांस के सैनिक सहयोग से फर्डिनेंड सप्तम की निरंकुश सत्ता को स्थापित किया गया, तब फर्डिनेंड ने यहाँ के विद्रोह को सदैव के लिए दबाने का निश्चय किया। पवित्र मित्र संघ स्पेन की सहायता के लिए तत्पर था, परंतु इसी समय लॉर्ड कैनिंग ने एक प्रभावशाली कदम उठाया, जिसके द्वारा उसने स्पेन के मामले में इन देशों के हस्तक्षेप पर अंकुश लगा दिया। उसने घोषित किया कि ये स्पेन का आंतरिक मामला है और उसे स्वयं अपने मामले को हल करना चाहिए। यदि मित्र राष्ट्र स्पेन की सहायता करेंगे, तब इंग्लैंड उनका डटकर विरोध करेगा। मुनरो सिद्धांत। अमेरिका के भी इन उपनिवेशों से व्यापारिक संबंध थे, अतः लॉर्ड कैनिंग अमेरिका के राष्ट्रपति मुनरो से मिला। समस्त मामले के सूक्ष्म अध्ययन के बाद 2 दिसंबर 1823 ईस्वी को मुनरो ने मित्र राष्ट्रों को एक संदेश भेजा, जो कालांतर में मुनरो सिद्धांत के नाम से सिद्ध हुआ। पृष्ठ 123। इसमें कहा गया था, अमेरिका अमेरिकावासियों का है। हम दक्षिणी अथवा उत्तरी अमेरिका में किसी बाह्य यूरोपीय हस्तक्षेप को सहन नहीं कर सकते। इंग्लैंड और अमेरिका के कठोर रुख का वांछित प्रभाव हुआ। उपनिवेशों ने स्पेन के नियंत्रण से मुक्त होकर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। 1825 ईस्वी में इंग्लैंड ने इन उपनिवेशों की स्वतंत्रता को मान्यता प्रदान कर दी और इस प्रकार लॉर्ड कैनिंग यूरोप में शक्ति संतुलन बनाए रखने में सफल रहा। 5. सेंट पीटर्सबर्ग की कांग्रेस 1825। पूर्वी समस्या पर विचार करने के लिए यूरोप की संयुक्त व्यवस्था की एक औपचारिक बैठक 1824 ईस्वी में सेंट पीटर्सबर्ग में हुई, जो लॉर्ड कैनिंग की अनुपस्थिति के कारण बाद में स्थगित कर दी गई। 1825 ईस्वी में इसे पुनः आमंत्रित किया गया, किंतु इस बार भी इसमें ऑस्ट्रिया, रूस, प्रशा और फ्रांस 4 देशों ने भाग लिया। रूस व ऑस्ट्रिया के परस्पर विरोधी रुख के कारण इसमें कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं किया जा सका। जार ने घोषित किया कि भविष्य में वो मित्र राष्ट्रों की सलाह के अनुसार नहीं, अपितु अपने देश के हित को दृष्टिगत करते हुए आचरण करेगा। इस सम्मेलन के बाद आपसी मतांतरों के अत्यधिक बढ़ जाने के कारण यूरोप की संयुक्त व्यवस्था का वस्तुतः अंत हो गया। संयुक्त व्यवस्था की असफलता के कारण। संयुक्त व्यवस्था की स्थापना का उद्देश्य यूरोप में स्थायी शांति बनाए रखना था। ये परस्पर सहयोग की एक आदर्श योजना थी, किंतु केवल 10 वर्ष के भीतर इसके पतन के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। 1. मित्र राष्ट्रों के उद्देश्य एक दूसरे से पूर्णतया भिन्न थे। ऑस्ट्रिया व रूस यूरोप में क्रांतिकारी भावनाओं को कुचल देना चाहते थे तथा यूरोप के विभिन्न देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के इच्छुक थे, किंतु इंग्लैंड इनका विरोधी था। वो केवल विश्व शांति का इच्छुक था। अतः विभिन्न देशों में परस्पर विरोधी मतों ने शांति की इस अनुपम योजना को व्यक्तिगत स्वार्थों की बलि चढ़ा दिया। 2. संयुक्त व्यवस्था नेपोलियन के विरोध में बनाई गई थी, अतः केवल उसके जीवन काल तक ही चली। 1821 ईस्वी में नेपोलियन की मृत्यु के बाद उसका कोई महत्व भी नहीं रह गया था। 3. ये केवल 4 या 5 बड़ी शक्तियों का संघ था। छोटे देशों को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया था, और यदि कभी उन्हें निमंत्रण दिया भी गया तब उनकी सदैव उपेक्षा की गई, जिससे छोटे राज्यों का विश्वास संयुक्त व्यवस्था में समाप्त हो गया। 4. संयुक्त व्यवस्था में भाग लेने वाले सभी राष्ट्र प्रतिक्रियावादी थे। मेटरनिख उस दल का नेता था जो प्रजातंत्र और क्रांतिकारी भावनाओं का प्रबल विरोधी था। फ्रांस की राजक्रांति के सिद्धांत स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व की भावना की इस व्यवस्था के अंतर्गत खुलकर अवहेलना की गई थी, जिसके कारण इस आदर्श व्यवस्था का पतन अनिवार्य हो गया। पृष्ठ 124। 5. इस व्यवस्था के पतन का अंतिम महत्वपूर्ण कारण ये था कि इसके सदस्य राष्ट्रों में एकता, विश्वास और सहयोग का नितांत अभाव था।
कोई भी संस्था परस्पर सद्भाव और सहयोग के अभाव में सफलता अर्जित नहीं कर सकती, इसलिए ये संघ असफल हो गया। सारांश। निसंदेह संयुक्त व्यवस्था यूरोप में टिकाऊ सिद्ध नहीं हुई, फिर भी उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के कारण उसे यूरोप के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। एक, संयुक्त व्यवस्था ही एकमात्र ऐसी संस्था थी जिसने यूरोप में 40 वर्षों तक युद्ध नहीं होने दिया था। 2, संयुक्त व्यवस्था की स्थापना से पूर्व यूरोप के प्रत्येक राष्ट्र में अराजकता, अव्यवस्था और अशांति, असंतोष का बोलबाला था, किंतु संयुक्त व्यवस्था के द्वारा यूरोप में शांति, सुरक्षा और व्यवस्था स्थापित करने में मित्र राष्ट्र सफल रहे थे। 3, संयुक्त व्यवस्था ने विभिन्न राष्ट्रों में सौहार्द, सहयोग एवं एकता को जन्म दिया और पहली बार यूरोप में अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने में सफलता अर्जित की। कालांतर में संयुक्त व्यवस्था के आदर्शों पर ही लीग ऑफ नेशंस तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्रमशः 1919 व 1944-45 में हुई। प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, यूरोप की संयुक्त व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? इसकी असफलता के कारणों पर प्रकाश डालिए। प्रश्न 2, चतुर्मुख संधि का क्या उद्देश्य था? इसकी कार्यप्रणाली की व्याख्या करते हुए इसकी असफलता पर प्रकाश डालिए। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, पवित्र संघ का वर्णन कीजिए। प्रश्न 2, चतुर्मुख संघ के उद्देश्य बताइए। प्रश्न 3, एक्स-ला-शापेल की कांग्रेस पर एक लेख लिखिए। प्रश्न 4, ट्रोपा कांग्रेस अथवा लेबाक कांग्रेस का वर्णन कीजिए। प्रश्न 5, संयुक्त व्यवस्था की असफलता का वर्णन कीजिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1, पवित्र संघ का मसविदा तैयार किया था? 1, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने, 2, मेटरनिख ने, 3, जार अलेक्जेंडर प्रथम ने, 4, हेनरी चतुर्थ ने। उत्तर 3, जार अलेक्जेंडर प्रथम ने। प्रश्न 2, फ्रांस किस कांग्रेस के समय में चतुर्मुख संघ का सदस्य बनाया गया था? 1, एला-शापेल कांग्रेस, 2, ट्रोपा कांग्रेस, 3, लाइबेक कांग्रेस, 4, विटोना कांग्रेस। उत्तर 1, एला-शापेल कांग्रेस। पृष्ठ 125। प्रश्न 3, देकाजे किस देश का प्रतिनिधि था? 1, ऑस्ट्रिया का, 2, इटली का, 3, प्रशा का, 4, फ्रांस का। उत्तर 4, फ्रांस का। प्रश्न 4, आर्थुआ के काउंट के पुत्र बेरी के ड्यूक की हत्या किसने की थी? 1, दकाजे ने, 2, विलेल ने, 3, लुबेल ने, 4, इनमें से कोई नहीं। उत्तर 3, लुबेल ने। प्रश्न 5, जेम्स मुनरो राष्ट्रपति था? 1, अमेरिका का, 2, इंग्लैंड का, 3, फ्रांस का, 4, स्पेन का। उत्तर 1, अमेरिका का। प्रश्न 6, संयुक्त व्यवस्था की अंतिम बैठक कहाँ हुई थी? 1, सेंट पीटर्सबर्ग में, 2, पेरिस में, 3, लंदन में, 4, बर्लिन में। उत्तर 1, सेंट पीटर्सबर्ग में। पृष्ठ 126।